फोकस आज शुद्ध तथ्यों पर, महत्वपूर्ण वर्षों पर, और सबसे जरूरी जो पिछले वर्षों के प्रश्न होते हैं ना, PYQ, जो अक्सर परीक्षा में फंसा देते हैं। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ये जो शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरोनर से आया है। जी, एनवायरोनर। और देखिए, ये सिर्फ एक भाषाई बात नहीं है, ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक अवधारणा की असली चाबी है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि फ्रेंच शब्द एनवायरोनर का शाब्दिक अर्थ ही होता है चारों ओर से घेरना। ओ, चारों ओर से घेरना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी जीव, चाहे वो एक इंसान हो, कोई बड़ा सा पेड़ हो, या फिर एक बिल्कुल सूक्ष्म सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वो जिस भी चीज से घिरा हुआ है, वो सब कुछ उसके पर्यावरण का हिस्सा है। एक सेकंड, तो अगर हम अपने उसी बंद कंक्रीट वाले कमरे के उदाहरण पर वापस लौटें, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कमरे के अंदर की जो कृत्रिम ठंडी हवा है, वो जो कंक्रीट की ठंडी दीवारें हैं, और इस कमरे का जो भी तापमान है, क्या वो भी उस व्यक्ति के पर्यावरण का हिस्सा है? 100%। उसे घेरने वाली कोई भी चीज उसका पर्यावरण है। अरे वाह। और जानते, यहीं से हमारे इस विषय का सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण शुरू होता है। इस घेरे को बनाने वाले जो घटक होते हैं, उन्हें विज्ञान में मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। बायोटिक और एबायोटिक, राइट? एकदम सही। जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक, और ये दोनों मिलकर ही किसी भी संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण करते हैं। खैर, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस वर्गीकरण का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल, बताइए। अगर मैं अपनी सामान्य समझ से कहूं तो जैविक या बायोटिक का मतलब तो वो सब कुछ होना चाहिए जिसमें जीवन है, मतलब जो सांस ले रहा है, जो बढ़ रहा है, या जो प्रजनन कर रहा है। हाँ, आपकी समझ बिल्कुल सही है। जैविक घटकों में जीवन होता है, लेकिन, और ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में वे काम कैसे करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, इसके आधार पर उन्हें 3 अलग-अलग स्तरों में बांटा जाता है। अच्छा, 3 स्तर? कौन कौन से? पहले स्तर पर आते हैं उत्पादक, जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे? एकदम सही, हरे पौधे। ये वो हैं जो सीधे सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये किसी और जीव पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये तो प्रोड्यूसर हो गए। फिर दूसरे स्तर पर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। इसमें हम इंसान शामिल हैं और बाकी सभी पशु पक्षी भी। क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बिल्कुल, हम सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर करते हैं। देखिए, यहाँ तक की कहानी तो बहुत ही सीधी और सरल लगती है। पौधे खाना बनाते हैं और इंसान या जानवर उन्हें खा लेते हैं। हाँ, सुनने में आसान लगता है। लेकिन हमारे जो आज के स्रोत हैं, उनमें एक तीसरे जैविक घटक पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, अपघटक यानी डीकंपोजर। और अगर मैं परीक्षा के नजरिए से देखूं तो ये डीकंपोजर अक्सर प्रश्न पत्रों में छाए रहते हैं। मतलब एग्जामिनर को ये इतने पसंद क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अपघटक वो अहम कड़ी हैं जो जीवन के इस पूरे चक्र को टूटने से बचाते हैं। अच्छा। देखिए, ये अपघटक मुख्य रूप से बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और कवक, जिसे हम फंगी कहते हैं। हाँ, फंगी। तो जब पेड़ पौधे या जानवर मर जाते हैं तो ये अपघटक उनके मृत शरीर पर अपना काम शुरू करते हैं। वे उस बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ को सड़ाते हैं, मतलब उसे विघटित करते हैं। बिल्कुल, उसे तोड़कर वापस साधारण पोषक तत्वों में बदल देते हैं और वो सारा पोषण वापस मिट्टी में मिल जाता है। मुझे याद आ रहा है, स्रोतों में दी गई एक बहुत ही शानदार परीक्षा टिप है इसके बारे में। जी बताइए। जो यूपीएसएससी जैसी परीक्षाएं होती हैं, उनके PYQ में एक सीधा तथ्य कई बार पूछा गया है। वहां इन अपघटकों को, यानी इन बैक्टीरिया और फंगी को, पारिस्थितिकी तंत्र का सफाई कर्मी कहा गया है। हाँ, स्कैवेंजर या सफाई कर्मी। और अगर हम इस एनालॉजी को देखें तो ये एकदम सटीक बैठती है। मेरा मतलब है, अगर हमारे शहर के कचरा उठाने वाले कर्मचारी बस कुछ दिनों के लिए हड़ताल पर चले जाएं, तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही दिनों में शहर रहने लायक नहीं बचेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। आप खुद सोचिए, अगर प्रकृति में ये सूक्ष्म सफाई कर्मी ना हो तो क्या होगा? चारों तरफ बस लाशें और मृत पेड़ ही होंगे। बिल्कुल, हमारी पूरी पृथ्वी मृत पेड़ों, पौधों और जानवरों के एक विशाल पहाड़ से ढक जाएगी। कोई भी नई मिट्टी नहीं बनेगी। नए पौधों को उगने के लिए जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो कभी नहीं मिलेंगे। बाप रे। और जीवन का जो पहिया है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। इसलिए ये जो सफाई कर्मी है, ये केवल चीजों को सड़ाते नहीं है, ये दरअसल जीवन को रिसाइकिल करते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। तो खैर, ये तो बात हो गई हमारे जैविक घटकों की, उत्पादक, उपभोक्ता और हमारे ये बहुत ही जरूरी सफाई कर्मी। जी। लेकिन उन चीजों का क्या जो जीवित नहीं है? हमने थोड़ी देर पहले अजैविक या एबायोटिक घटकों का भी तो जिक्र किया था। बिल्कुल किया था। और अजैविक घटकों में हमारी हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, तापमान और यहाँ तक कि हमारे ऊपर का आकाश भी शामिल है।
ये सभी चीजें निर्जीव हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में इनका महत्व किसी जीवित चीज से रत्ती भर भी कम नहीं है। अगर वे निर्जीव हैं, उनमें जान ही नहीं है, तो वे इतने महत्वपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मतलब क्या वे सिर्फ एक बैकग्राउंड या एक स्टेज की तरह नहीं है जिस पर सारे जैविक जीव अपना नाटक खेल रहे हैं? देखिए, यहीं पर अक्सर छात्र गलती करते हैं। वो सिर्फ एक स्टेज नहीं है, वे उस पूरे नाटक की स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं मतलब? मेरा मतलब है कि ये अजैविक घटक ही ये तय करते हैं कि किसी एक विशेष स्थान पर किस प्रकार के जैविक घटक जिंदा रह पाएंगे। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए कि अजैविक घटक ही पर्यावरण के गेम के सारे नियम तय करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये एबायोटिक फैक्टर ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा जीव कहाँ रहेगा? बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण से समझाती हूँ। आप किसी रेगिस्तान के बारे में सोचिए। ठीक है, सोच लिया। वहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है, पानी की एकदम सख्त कमी होती है और मिट्टी पूरी तरह से रेतीली होती है। हाँ, ये सब एबायोटिक कारक हो गए, जिन्होंने खुद को इस माहौल के अनुकूल बना लिया है। जैसे कि कैक्टस का पौधा। हाँ, या फिर ऊंट। आपको वहां गलती से भी कोई सेब का पेड़ या ध्रुवीय भालू तो नहीं मिलेगा ना? हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। पोलर बियर रेगिस्तान में कैसे रहेगा? बस यही बात है। अजैविक घटक नियम बनाते हैं और जैविक जीवों को उन नियमों के भीतर ही खेलना पड़ता है। अब जाके ये पूरी तस्वीर मेरे दिमाग में साफ हुई है। तो जब ये दोनों मतलब जीवित और निर्जीव चीजें आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से बातचीत या क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उस वैज्ञानिक अध्ययन को क्या नाम दिया जाता है? क्या यहीं से इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है? एकदम सही पकड़ा आपने। इकोलॉजी ही वो लेंस है, वो चश्मा है जिससे हम इस आपसी क्रिया का बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। अच्छा। ये विज्ञान केवल जीवों को अलग थलग रखकर देखने के बारे में नहीं है। ये जीवों का उनके पूरे पर्यावरण के साथ जो एक बहुत ही जटिल रिश्ता है ना, उसे समझने का विज्ञान है। और यहाँ पर आकर जो डेटा और परीक्षा के तथ्य हैं, वो सच में बहुत ही दिलचस्प हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम विज्ञान की किसी शाखा की बात करते हैं, तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका जनक कौन था या ये नाम किस साल में दिया गया। और इकोलॉजी के मामले में ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले 1866 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ये एक हाई यील्ड फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा संभावित प्रश्न। 1866 का वर्ष और अर्नेस्ट हैकल का नाम। जो भी छात्र सुन रहे हैं, उन्हें इसे तुरंत अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अर्नेस्ट हैकल की उस किताब का नाम भी परीक्षाओं में कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, जिसमें उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जी, उस किताब का नाम है जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्मन। हाँ, ये थोड़ा लंबा और मुश्किल जर्मन नाम है तो मुश्किल, लेकिन परीक्षा में विकल्प पहचानना आना चाहिए। एकदम। और अगर हम इस शब्द की उत्पत्ति या एटिमोलॉजी की बात करें, तो इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस, जिसका अर्थ होता है निवास या घर, और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो इसका सीधा सा अर्थ बनता है जीवों के घर का अध्ययन। हाँ, लेकिन एक सेकंड रुकिए। क्या हुआ? जीवों के घर का अध्ययन, ये सुनने में तो बहुत अच्छा और काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा अस्पष्ट नहीं है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर आप एक छोटे से बैक्टीरिया को देखें, तो उसका घर तो पानी की एक छोटी सी बूंद भी हो सकती है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एक विशाल नीली वेल है, जिसका घर पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। हाँ, ये तो है। तो क्या वैज्ञानिक इन दोनों का अध्ययन एक ही पैमाने पे करते हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या इस अध्ययन को अलग अलग स्तरों पर मापा जा सकता है? जैसे हम अपने स्मार्टफोन में नेविगेशन मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल मैप्स की तरह। हाँ, किसी जगह को हम जूम इन करते हैं, फिर जूम आउट करके पूरा शहर देखते हैं। क्या इकोलॉजी में भी ऐसा होता है? अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन उपमा दी है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल नेविगेशन मैप की तरह ही इकोलॉजी को भी वैज्ञानिकों ने 5 प्रमुख पदानुक्रमिक स्तरों में बांटा है। 5 स्तर? जी, हायरार्किकल लेवल्स, ताकि हम इसे सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक आसानी से समझ सकें। तो चलिए, आपके इसी मैप वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके इसे जूम इन और जूम आउट करते हैं। ठीक है, ये मजेदार होगा। तो मान लीजिए मैंने मैप को सबसे ज्यादा जूम इन कर दिया है, मैं एकदम सबसे निचले स्तर पर चला गया हूं, मुझे क्या दिखेगा? अगर आप पूरा जूम इन करेंगे तो आपको सबसे बुनियादी इकाई दिखेगी, जिसे हम कहते हैं जीव या ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये एक व्यक्तिगत इकाई है, एक अकेला जानवर, एक अकेला पौधा, या फिर आपका वही एक अकेला बैक्टीरिया। मैप की भाषा में कहें तो ये एक अकेला घर है। समझ गया, मतलब जैसे किसी बड़े से जंगल में खड़ा हुआ एक अकेला हिरण। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं स्क्रीन पर उंगलियों से थोड़ा सा जूम आउट करूं,
तो अगला स्तर क्या होगा? दूसरा स्तर आता है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का। जब एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रजाति के कई सारे जीव एक साथ रहते हैं तो वे मिलकर एक जनसंख्या बनाते हैं। अच्छा, तो मैप पर ये वो पूरी कॉलोनी हो गई जहाँ एक ही तरह के बहुत सारे घर बने हुए हैं। एकदम सही। जैसे उसी जंगल के खास हिस्से में रहने वाले सभी हिरणों का पूरा झुंड। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं। ठीक है। तीसरा स्तर है समुदाय, जिसे कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी। देखिए, एक जंगल में सिर्फ हिरन तो नहीं रहते ना, वहाँ शेर भी हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ भी हैं, आसमान में पक्षी भी हैं और जमीन पर कीड़े भी हैं। हाँ, बहुत वैरायटी होती है। तो जब इन विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या एक ही स्थान पर एक साथ रहती है और एक दूसरे से बातचीत करती है तो वो एक जैविक समुदाय बनता है। तो अगर मैं इसे मैप के हिसाब से देखूं तो ये वो पूरा मोहल्ला हो गया जहां सिर्फ घर ही नहीं है बल्कि किराने की दुकानें भी हैं, स्कूल भी हैं और पार्क भी हैं। हाँ, एकदम। अलग अलग तरह की चीजें एक साथ मौजूद हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ तक तो हम सिर्फ जीवित चीजों की बात कर रहे हैं, वो हमारे एबायोटिक या अजैविक घटक कहाँ चले गए? और यहीं पर हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर एंट्री लेता है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम। हाँ, जब हमारा ये पूरा जैविक समुदाय जिसमें सभी जीवित प्रजातियां हैं वो अपने आसपास के अजैविक घटकों के साथ जुड़ता है, जैसे कि वहाँ की मिट्टी, पानी का स्रोत, धूप, बिल्कुल हवा का तापमान, जब ये सब मिलकर एक फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो अगर मैप वाली एनोलॉजी को आगे बढ़ाएं तो ये पूरा का पूरा शहर हो गया। हाँ, जिसमें मोहल्ले यानी जीवित चीजें भी हैं और उस शहर को चलाने वाला जो बुनियादी ढांचा है जैसे पानी के पाइपलाइन, बिजली के खंभे और सड़कें जो कि अजैविक चीजें हैं वो भी हैं। एकदम सटीक। ये वो जगह है जहाँ जीवन और भौतिक दुनिया आपस में पूरी तरह से गुंथ जाते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। और अब अगर हम अंतिम स्तर पर पहुंचें, मतलब मैप को पूरी तरह से जूम आउट कर दें ताकि हमें पूरा का पूरा ग्लोब ही दिखने लगे, स्पेस से देखने पर जैसा दिखता है। हाँ, तो इसे कहते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। ये पृथ्वी का वो संपूर्ण हिस्सा है जहाँ जीवन मौजूद है, चाहे वो हवा में ऊपर वायुमंडल हो, पानी के अंदर जल मंडल हो या फिर जमीन पर स्थल मंडल हो। इन सभी को मिलाकर ये सबसे बड़ा पैमाना बनता है। तो ये जो 5 स्तरों का क्रम है ये सच में बहुत ही तार्किक है। मैं दोहरा देता हूँ, जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और अंत में जीवमंडल। बिल्कुल, छात्रों को ये क्रम ऐसे ही याद रखना चाहिए। लेकिन देखिए, ये सब तो एक स्ट्रक्चर या ढांचे की बात हो गई। अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इस ढांचे के अंदर आखिर काम कैसे होता है? काम कैसे होता है मतलब? मेरा मतलब है, इस पूरे शहर में ऊर्जा की आपूर्ति कैसे होती है? मान लीजिए एक घास है, उस घास से लेकर एक शेर तक ये जो ऊर्जा का सफर है ये कैसे तय होता है? ऊर्जा का प्रवाह, यही तो वो मेन इंजन है जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाता है। हाँ। और इस ऊर्जा यात्रा को समझने के लिए हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और दूसरा है खाद्य जाल यानी फूड वेब। तो चलिए फूड चेन से ही शुरू करते हैं। नाम से ही ये मुझे किसी फैक्ट्री की सीधी असेंबली लाइन जैसा लग रहा है। और ये काफी हद तक वैसा ही है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा ट्रांसफर का एक बिल्कुल सीधा और एक दिशीय मार्ग है। यूनिडायरेक्शनल। हाँ, इसमें ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक मैदान में घास है, उसने सूरज से ऊर्जा ली तो वो उत्पादक हो गई। बिल्कुल। अब उस घास को एक हिरण ने खा लिया, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। सही। और फिर अंत में उस हिरण को एक शेर ने अपना शिकार बना लिया, जो कि शीर्ष उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर है। बस ये एक सीधी लाइन बन गई। ये तो बहुत ही सरल और सीधा सा मार्ग है, उत्पादक से शुरू होकर सीधे शीर्ष उपभोक्ता तक। और हमारे स्रोत भी बताते हैं कि आमतौर पर एक खाद्य श्रृंखला में ऐसे 4 स्तर होते हैं। और सरलता तो नहीं होती ना? बिल्कुल नहीं। एक हिरण सिर्फ घास तो नहीं खाता, वो किसी पेड़ की पत्तियां भी खा सकता है, झाड़ियां भी खा सकता है। और शेर सिर्फ हिरण का ही शिकार करेगा ऐसा तो कोई रूल नहीं है। वो जंगली भैंसे को भी मार सकता है या जेब्रा को खा सकता है। प्रकृति तो बहुत ही अराजक और जटिल है। और आपकी यही जो सोच है ना, यही खाद्य जाल यानी फूड वेब की अवधारणा को जन्म देती है। अच्छा। जब प्रकृति में मौजूद कई सारी अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या जाल बना लेती हैं तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ये कोई सीधी लाइन नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही उलझा हुआ मकड़ी का जाला है जहां सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां से परीक्षा का सबसे संभावित प्रश्न, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कहते हैं, वो बनता है। जी।
स्रोतों में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि परीक्षा में अक्सर एक विशिष्ट प्रश्न आता है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक स्थिरता या स्टेबिलिटी कौन प्रदान करता है और क्यों? खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल? और मैं आपको बता दूं, ये पारिस्थितिकी विज्ञान के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। और इसका सीधा बिना किसी डाउट वाला उत्तर है खाद्य जाल, यानी फूड वेब। फूड वेब ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज सरल होती है वो ज्यादा टिकती है। खाद्य श्रृंखला सरल है तो वो ज्यादा स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति में सरलता अक्सर खतरे का संकेत होती है। खतरे का संकेत? हाँ, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बिल्कुल सीधी खाद्य श्रृंखला की कल्पना करें, जहां शेर केवल और केवल हिरन पर ही निर्भर है। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी भयानक बीमारी के कारण उस जंगल के सारे हिरन अचानक खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? तब तो शेर भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल, और पूरी की पूरी श्रृंखला तुरंत भरभरा कर ढह जाएगी। ओ, मैं इसे एक वित्तीय उपमा के रूप में देख पा रहा हूँ, एक फाइनेंस एनालॉजी। बताइए कैसे? एक खाद्य श्रृंखला उस निवेशक की तरह है जिसने अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा दिया है। अरे वाह! अगर वो कंपनी डूबी तो निवेशक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है, एकदम सटीक। जबकि जो खाद्य जाल है वो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। हाँ। इसमें जीवों के पास भोजन के कई वैकल्पिक मार्ग होते हैं। अगर उस जंगल में हिरण कम भी हो गए तो शेर के पास जंगली भैंसे, सुअर या अन्य जानवरों का शिकार करने का ऑप्शन खुला रहता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बिल्कुल। खाद्य जाल में अगर कोई एक प्रजाति कम होती है या नष्ट भी हो जाती है तो भी पूरा तंत्र नहीं गिरता, क्योंकि अन्य विकल्प मौजूद होते हैं। यानी प्रकृति में जटिलता ही स्थिरता की असली कुंजी है। ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है, लेकिन सच है। एकदम सच है। खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा, उसमें जितने ज्यादा विकल्प होंगे, वो पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक लचीला और स्थिर होगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेच है। वो क्या? ये जटिलता और स्थिरता तभी काम कर सकती है जब हमारे पास वास्तव में चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हों। मतलब? यानी उस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए ढेर सारी अलग अलग कंपनियां भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। प्रकृति की भाषा में कहें तो हमारे पास जीवों की एक बहुत ही विस्तृत विविधता या वैरायटी होनी चाहिए, जो हमें एक बिल्कुल तार्किक कड़ी के साथ हमारे अगले प्रमुख विषय की ओर ले जाता है, और वो है जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जी। अगर हमें स्थिरता के लिए प्रजातियों का एक मजबूत जाल चाहिए, तो हमें उस जाल को बनाने के लिए जैव विविधता चाहिए होगी। और एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। हाँ, बताइए। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोजन द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोजन? हाँ, ये एक सीधा तथ्य है जिसे कई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। 1985 और वाल्टर जी रोजन, ये वर्ष और नाम तो उम्मीदवारों को बिल्कुल रट लेना चाहिए। एकदम। अब इस जैव विविधता के कॉन्सेप्ट को जल्दी और प्रभावी ढंग से समझने के लिए चलिए एक रैपिड रिवीजन समरी करते हैं। ठीक है, तैयार हूं। हम जैव विविधता को 3 स्तरों में बांटेंगे, और मैं चाहता हूं कि हम इसके अर्थ के साथ एक ऐसा सटीक उदाहरण दें जो सुनने वालों के दिमाग में एकदम छप जाए। ये रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए सिद्धांत को परखते हैं। ठीक है, तो पहला स्तर है आनुवंशिक विविधता, जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर मैं इसे बहुत ही साधारण शब्दों में कहूं तो ये किसी एक ही प्रजाति के भीतर जीन्स का अंतर है। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बेहतरीन और सबसे स्वादिष्ट उदाहरण हमारे खेत और बाग हैं। स्वादिष्ट? हाँ, हम सभी ने धान देखा है और आम खाया है ना? हाँ, आम तो सबका फेवरेट है। लेकिन क्या पूरे भारत में या दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार का आम होता है? बिल्कुल नहीं। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अल्फांसो, लिस्ट बहुत लंबी है। बस यही बात है। ये सब अलग अलग प्रजातियां नहीं हैं। ये सब हैं तो आम ही, लेकिन इनकी जीन्स में जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना, वही आनुवंशिक विविधता कहलाता है। बहुत खूब। ये उदाहरण तो सच में दिमाग में छप गया। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, प्रजातीय विविधता या स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये क्या है? ये किसी एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की कुल संख्या है, यानी अलग अलग प्रकार के जीव। इसका मतलब अगर मैं किसी घने जंगल में खड़ा हूं तो वहां सिर्फ आम के पेड़ तो नहीं है, वहां एक बाघ भी घूम रहा है, पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं, नीचे जमीन पर सांप रेंग रहे हैं और हवा में कई तरह के पक्षी उड़ रहे हैं। तो एक ही स्थान पर इन अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का एक साथ मौजूद होना ही प्रजातीय विविधता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। और अब आखिरी और तीसरे स्तर पर चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये सबसे बड़े पैमाने पर जैव विविधता को मापता है। जी,
ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के पूरे तंत्र का अंतर है। अच्छा। इसे ऐसे विजुलाइज करें, पृथ्वी पर एक तरफ राजस्थान का एकदम सूखा और गर्म रेगिस्तान है, हाँ। दूसरी तरफ अंडमान का गहरा खारा समुद्र है, हाँ। और कहीं बीच में असम के हरे भरे घने जंगल हैं। ये सब तो बिल्कुल ही अलग अलग तरह के पर्यावास या हैबिटेट्स हैं। बस पृथ्वी पर मौजूद इन विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को ही पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। तो अगर हम इस पूरे रैपिड रिवीजन को एक सूत्र में बांधें, आनुवांशिक विविधता का मतलब है आम की हजारों अलग अलग किस्में। सही। प्रजाति विविधता का मतलब है एक ही जंगल में बाघ, बंदर और सांप का एक साथ पाया जाना। एकदम। और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता का मतलब है रेगिस्तान, महासागर और घास के मैदानों का एक दूसरे से अलग होना। देखिए, अगर कोई छात्र इसे इसी स्पष्टता के साथ याद रखता है ना, तो परीक्षा के एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई भी विकल्प उन्हें भ्रमित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। पर्यावरण से जुड़े किसी विशिष्ट कानून का ऐतिहासिक संदर्भ क्या रहा है? मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है तो परीक्षा में विकल्पों के बीच उलझने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो आइए इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले विषय से, प्रदूषक और पारिस्थितिक शब्दावली। जी। परीक्षा के नजरिए से देखें तो प्रदूषकों को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो सीधे निकलते हैं। हाँ, प्राथमिक प्रदूषक वो पदार्थ हैं जो अपने स्रोत से सीधे वायुमंडल में मुक्त होते हैं, जैसे कोई कारखाना हो या फिर वाहनों का साइलेंसर। वहां से जो सीधे निकल रहा है वो प्राथमिक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और आपका डीडीटी, प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन इसके सबसे सटीक उदाहरण है। ये बिना अपना रूप बदले पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है ना, वो है द्वितीयक प्रदूषकों की कार्यप्रणाली। द्वितीयक प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से किसी एक स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये बनते कैसे हैं? ये वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों और प्राकृतिक घटकों जैसे नमी या सूर्य के प्रकाश, उनके बीच होने वाली जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मतलब ये एक तरह का बायो प्रोडक्ट है। हाँ, आप कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, अमोनिया, पैन यानी पेरो ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और जो धूम कोहरा या स्मॉग होता है वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो परीक्षाओं के बार बार द्वितीयक प्रदूषकों पर ही प्रश्न क्यों बनते हैं? क्योंकि इनकी जो अप्रत्यक्ष प्रकृति है ना, वो इन्हें प्राथमिक प्रदूषकों की तुलना में कहीं अधिक घातक और जटिल बना देती है। जरा सोचिए, अगर किसी एक चिमनी से धुआं निकल रहा है तो उस चिमनी पर फिल्टर लगाकर उसे रोका जा सकता है। हाँ, वो तो आसान है। लेकिन जब हवा में मौजूद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर स्मॉग या पैन बना लेते हैं, तो उसे हवा में कैसे फिल्टर किया जाएगा? ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इनका पूर्वानुमान लगाना और इन्हें नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। यही कारण है कि द्वितीयक प्रदूषक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक बन जाते हैं। हॉट टॉपिक से याद आया, पर्यावरण विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है हॉटस्पॉट्स। ओहो, ये तो एग्जामिनर्स का पसंदीदा है। हाँ, परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये एक ऐसा विषय है जहां से लगातार प्रश्न आते हैं। हॉटस्पॉट्स असल में वो क्षेत्र हैं जहां स्थानिक प्रजातियों, जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज भी कहते हैं, उनकी प्रचुरता बहुत अधिक होती है, जो केवल उसी जगह पाई जाती हैं। बिल्कुल, स्थानिक प्रजातियां वो होती हैं जो दुनिया में केवल उसी खास जगह पर पाई जाती हैं और कहीं नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन प्रजातियों और वहां के पर्यावास पर विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? इन चारों हॉटस्पॉट्स की अपनी एक अलग भौगोलिक विशेषता है। पहला है पूर्वी हिमालय। ये क्षेत्र अपनी अद्वितीय वनस्पतियों और ऊंचाई पर पाए जाने वाले दुर्लभ जीवों के लिए जाना जाता है। ऊंचाई के कारण यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही संवेदनशील होता है। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो भारत के पश्चिमी तट पर विस्तृत है। इसे स्थानिक प्रजातियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से बहुत सी दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं मिलती। और तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडो-बर्मा क्षेत्र। बिल्कुल, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक पारिस्थितिक सेतु का कार्य करता है। 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के मिलने के कारण यहाँ जैव विविधता अपने चरम पर होती है। और चौथा और अंतिम है सुंडालैंड। इसमें मुख्य रूप से भारत का निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इसका पारिस्थितिक संबंध भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के विशाल जैव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
इन हॉटस्पॉट्स को समझने के साथ साथ ना कुछ बुनियादी पारिस्थितिकी शब्दावलियों और उनके प्रवर्तकों को जानना भी अनिवार्य है। अक्सर परीक्षाओं में वैज्ञानिकों और उनकी अवधारणाओं का सीधे मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। तो आइए इस सूची को एक शानदार रैपिड फायर अंदाज में कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व शब्द। ये अवधारणा एडवर्ड स्वेस द्वारा दी गई थी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वेस का विचार केवल एक जानवर या पेड़ को बचाने का नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के एकीकृत संरक्षण की ये पहली व्यापक सोच थी। बिल्कुल। इसके बाद आता है इकोसिस्टम शब्द, जो E.G. टॉन्सले ने दिया। हाँ, मायास का उद्देश्य उन भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना था जो संकटग्रस्त है, लेकिन जहाँ प्रचुर जैव विविधता मौजूद है। यह सूची वास्तव में परीक्षा के लिए एक स्वर्ण खदान है। इन नामों और उनकी मुख्य अवधारणाओं को जोड़कर याद रखने से सीधे तौर पर कई प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। तो पारिस्थितिकी और ऊर्जा विनिमय की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पारिस्थितिक पिरामिड की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मिथकों में से एक का सामना होता है, वो सीधे और उल्टे पिरामिड वाला मिथक। बिल्कुल। मिथक बनाम तथ्य के इस खंड में एक आम भ्रम यह है कि क्या सभी पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधे यानी अपराइट होते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य जाल है जिसमें परीक्षार्थी अक्सर फंस जाते हैं। आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। संख्या का पिरामिड, जो यह दर्शाता है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, और बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड, जो प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों के कुल वजन को मापता है। ये दोनों पिरामिड सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण जलीय तंत्र या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। जी, एक तालाब में बायोमास का पिरामिड अक्सर उल्टा पाया जाता है, क्योंकि वहां उत्पादक जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन संख्या में तो बहुत होते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है। और उन्हें खाने वाली मछलियां, उनका वजन बहुत अधिक होता है, जिससे पिरामिड का आकार उल्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा अपवाद है और जो परीक्षा का सबसे पसंदीदा प्रश्न है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, और ये याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमेशा सीधा होता है। ये कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही प्रसिद्ध 10% ऊर्जा ह्रास का नियम लागू होता है। हाँ, 10% का नियम। इस नियम का वैज्ञानिक गणित बहुत ही स्पष्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जब एक पोषक स्तर से अगले स्तर पर प्रवाहित होती है, तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे पहुंच पाती है। बाकी बची 90% ऊर्जा श्वसन, चलने फिरने और अन्य जैविक गतिविधियों में नष्ट हो जाती है। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, जिससे यह दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। बिल्कुल। मान लीजिए एक क्षेत्र में मौजूद पौधों के पास कुल 1000 यूनिट ऊर्जा है। जब कोई शाकाहारी जीव जैसे हिरन उन पौधों को खाएगा, तो उसे केवल 100 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। बाकी 900 यूनिट प्रकृति में नष्ट हो गई। सही। अब जब कोई मांसाहारी जीव जैसे शेर उस हिरन का शिकार करेगा, तो शेर तक केवल 10 यूनिट ऊर्जा ही पहुंचेगी। 1000 से शुरू होकर बात केवल 10 तक पहुंच गई। और यही वो सटीक कारण है जिसकी वजह से उच्च स्तर के मांसाहारियों की संख्या किसी भी जंगल में हमेशा सीमित रहती है, क्योंकि उनके स्तर तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा की मात्रा इतनी कम रह जाती है कि वो एक बहुत बड़ी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती। ऊर्जा लगातार कम हो रही है, इसीलिए पिरामिड का आधार चौड़ा और शीर्ष हमेशा नुकीला यानी सीधा होता है। ऊर्जा के इस नुकसान और प्राकृतिक संतुलन की बात करें तो इंसानों ने इस संतुलन को सबसे ज्यादा कैसे बिगाड़ा है? इसका सीधा जवाब ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण में छिपा है। अक्सर लोग इन दोनों अवधारणाओं को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल विपरीत है। हाँ। ग्रीन हाउस गैसें यानी GHG पृथ्वी से वापस जाने वाले विकिरण को रोककर वायुमंडल को गर्म करती हैं। यह एक कंबल की तरह काम करता है। और ओजोन क्षरण? वहीं दूसरी ओर ओजोन क्षरणकारी गैसें यानी ODS पृथ्वी के सुरक्षा कवच को तोड़कर सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी या UV किरणों को सीधे पृथ्वी पर आने का रास्ता देती हैं। दोनों अलग अलग समस्याएं हैं और यहीं से परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा जाल बुना जाता है। इस मिथक बनाम तथ्य खंड में नाइट्रोजन के यौगिकों का भ्रम सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा सेट करने वाले जानते हैं कि नाइट्रोजन शब्द पढ़कर छात्र अक्सर भ्रमित होते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O एक बहुत ही सक्रिय ग्रीनहाउस गैस है। लेकिन फंसाने के लिए विकल्पों में क्या दिया जाता है? विकल्पों में जानबूझकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 दिया जाता है। NO2 एक खतरनाक प्राथमिक प्रदूषक जरूर है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह सामान्य नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। परीक्षा में जब भी NO2 विकल्प में दिखे तो याद रखना चाहिए कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है,
बल्कि ये N2O है। यह एक बहुत ही मूल्यवान एग्जाम हैक है। इसके अलावा कुछ और डेटा हाइलाइट्स भी हैं जिन्हें सीधे तौर पर याद रखना चाहिए। वायुमंडल में सांद्रता और मात्रा के आधार पर जलवाष्प का ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान होता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, लोग हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को पहले नंबर पर मान लेते हैं। बिल्कुल। जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसके अलावा मीथेन यानी CH4 एक ऐसी गैस है जिसे इसकी सांद्रता की तुलना में बहुत अधिक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसकी गर्मी सोखने की क्षमता CO2 से कहीं ज्यादा होती है। और जब हम ओजोन क्षरण की बात करते हैं तो इसके विनाश के लिए जिम्मेदार गैसों की सूची बिल्कुल अलग है। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हेलॉन्स जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त गैसें होती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड उत्तरदायी हैं। ये वो रसायन है जो समताप मंडल में जाकर ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं। इन रसायनों और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने पूरी दुनिया को एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जी। और इसी से हमारा अगला सबसे महत्वपूर्ण विषय जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों का एक ऐतिहासिक कालक्रम। परीक्षाओं में सम्मेलनों के वर्ष और उनके मुख्य विषय हमेशा पूछे जाते हैं। आइए इस कालक्रम को एक कहानी की तरह समझते हैं कि कैसे वैश्विक जागरूकता का विकास हुआ। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1972 से। स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ। ये पर्यावरण पर पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन था जिसका विषय था सभी के लिए एक पृथ्वी। और इसी सम्मेलन के दौरान एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में बनाया गया। पहली बार मनाया गया। जागरूकता बढ़ने के साथ ही दुनिया ने अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों पर ध्यान देना शुरू किया। 1974 और 75 में क्रमशः हेलसिंकी और लंदन सम्मेलन हुए। इन दोनों सम्मेलनों का मुख्य फोकस समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना और समुद्र में फेंके जाने वाले कचरे के प्रबंधन पर नियम बनाना था। फिर 1980 के दशक में दुनिया को ओजोन परत में हो रहे छेद के बारे में पता चला। इसके समाधान के लिए 1985 का वर्ष महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऑस्ट्रिया में वियना सम्मेलन हुआ। यह ओजोन परत संरक्षण की दिशा में पहली वैश्विक पहल थी, जहां देशों ने माना कि हाँ, ये एक गंभीर समस्या है। लेकिन वियना सम्मेलन में केवल सहमति बनी थी। ठोस कदम उठाए गए 1987 के ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। बिल्कुल। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ये अब तक की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है। इस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे और यही कारण है कि पूरी दुनिया में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रोटोकॉल 1989 में जाकर पूरी तरह से प्रभावी हुआ था। उसी वर्ष यानी 1989 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, बेसल कन्वेंशन। विकसित देश अपना खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट विकासशील देशों में भेज रहे थे। हाँ, वो अपना कचरा डंप कर रहे थे। इस खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवागमन पर नियंत्रण के लिए स्विट्जरलैंड के बेसल में ये कन्वेंशन हुआ, जो 1992 में जाकर प्रभावी हुआ। और 1992 का वर्ष तो पर्यावरण संरक्षण के इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसे रियो समिट भी कहते हैं। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया, जो 21वीं सदी के लिए सतत विकास की एक बहुत ही व्यापक कार्य योजना थी। फिर दुनिया का ध्यान वापस ग्लोबल वार्मिंग पर गया। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए कानूनी बाध्यता तय करना था। और अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए। 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता, जिसका स्पष्ट लक्ष्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए। और दूसरा है 2016 का किगाली समझौता। यह वास्तव में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक आधुनिक विस्तार है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सम्मेलनों के प्रभाव से भारत में भी कानूनों का एक बहुत ही मजबूत सिस्टम या ढांचा तैयार किया गया। और यहीं से हमारी इस गहन चर्चा का सबसे हाई यील्ड या सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाला सेगमेंट शुरू होता है, सबसे संभावित परीक्षा प्रश्न। ये बहुत जरूरी है। यहाँ 1927, 80 और 86 के वर्षों को लेकर एक ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि अच्छे परीक्षार्थी गलती कर बैठते हैं। ये एक ऐसा मास्टर क्लास सूत्र है जिसे परीक्षा की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति को अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए। परीक्षा में सारा खेल शब्दों का है। बिल्कुल। अगर प्रश्न में भारतीय शब्द जुड़ा है यानी भारतीय वन अधिनियम पूछा गया है तो उसका उत्तर 1927 होगा।
यह अंग्रेजों के समय का औपनिवेशिक काल का कानून है जिसका उद्देश्य वनों से राजस्व वसूलना था। लेकिन अगर प्रश्न में केवल वन है यानी वन संरक्षण अधिनियम, तो उसका उत्तर 1980 होगा। आजादी के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए इसे लाया गया था। और यदि प्रश्न में पर्यावरण शब्द शामिल है यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो उसका उत्तर 1986 होगा। 1986 के इस अधिनियम को छाता कानून या अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। इसे छाता कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद यह महसूस किया गया कि एक ऐसे व्यापक कानून की जरूरत है जो पर्यावरण सुरक्षा के सभी पहलुओं, जल, वायु, मृदा, सबको अपने भीतर समाहित कर सके। तो सूत्र बिल्कुल सीधा है। भारतीय शब्द दिखे तो 1927, केवल वन्य संरक्षण दिखे तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण या छाता कानून दिखे तो 1986। एकदम सही। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम भी हैं जिन्हें तिथियों के साथ याद रखना जरूरी है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जो जंगली जीवों के शिकार और उनके अंगों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए भारत का पहला बड़ा कानून था। इसके ठीक 2 साल बाद 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया। इसका उद्देश्य नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना था। बाद में इसे और प्रभावी बनाने के लिए 1977 में इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया। फिर 1981 का वर्ष आता है जब वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। ये औद्योगिक धुओं और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। और 21वीं सदी की शुरुआत में 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशाल जैविक संसाधनों का संरक्षण करना और स्थानीय समुदायों के ज्ञान का उपयोग करते हुए उनसे मिलने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना था। इन सभी कानूनों और तिथियों को एक क्रम में याद रखना परीक्षा में कई सीधे अंक दिला सकता है, बिना किसी संदेह के। समय तेजी से बीत रहा है, तो आइए एक 60 सेकंड की रैपिड रिवीजन समरी के साथ आज के इस पूरे गहन विश्लेषण के सबसे भारी कीवर्ड्स को एक साथ समेटते हैं। चलिए। हमने देखा कि प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक जैसे अमोनिया, पैन और स्मॉग वायुमंडल में रिएक्शन से बनते हैं और इसीलिए उनका पूर्वानुमान लगाना ज्यादा कठिन है, नष्ट हो जाती है। भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट्स की हमने चर्चा की। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-वर्मा और सुंडालैंड। परीक्षा के एक बहुत बड़े जाल को हमने डिकोड किया कि नाइट्रस ऑक्साइड एक सक्रिय ग्रीनहाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस बिल्कुल नहीं है। और सम्मेलनों से होते हुए हमने कानूनों के उस अचूक सूत्र को समझा जहां भारतीय वन अधिनियम 1927 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक छाता कानून है। ये एक शानदार रिवीजन रहा। हम इन सभी अवधारणाओं को, संस्थाओं को बिना किसी उबाऊ कहानी के सीधे सीधे समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इसे समझने की शुरुआत हमें उस जगह से करनी चाहिए जहां से इसे सबसे पहले कानूनी ताकत मिली। मेरे पास जो स्रोत हैं वो बार बार एक ही वर्ष की तरफ इशारा करते हैं, 1992 का रियो अर्थ समिट, या जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक जैव विविधता संरक्षण का पूरा खाका यहीं तैयार हुआ था? इसे पूरी व्यवस्था का टर्निंग पॉइंट कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ, अच्छा, उसमें पहली बार दुनिया के देशों ने ये माना कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे की जरूरत है। मतलब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसी समिट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू हुआ, जिसे CBD कहते हैं, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। CBD। हाँ, इस समझौते ने दुनिया भर के देशों पर यह दबाव डाला कि वे अपने अपने यहां कानून बनाएं। भारत ने इसी वादे को पूरा करने में थोड़ा समय लिया और गहराई से विचार करने के बाद जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो 1992 के रियो समिट से निकली प्रेरणा ने भारत में 2002 के अधिनियम का रूप लिया। सही। इस 2002 के अधिनियम को अगर हम करीब से देखें तो इसके मुख्य रूप से 2 ही बड़े लक्ष्य नजर आते हैं। पहला तो बहुत सीधा सा है, हमारे देश के जैव संसाधनों का संरक्षण करना। लेकिन इसका जो दूसरा लक्ष्य है वो मुझे वापस उसी कॉर्पोरेट थ्रिलर वाली बात की याद दिलाता है, लाभों का न्याय संगत वितरण, यानी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। और यही वो बिंदु है जो इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाता है।
देखिए, लाभों के न्यायसंगत वितरण का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई कंपनी किसी जैविक संसाधन का व्यापारिक उपयोग कर रही है, हाँ। तो उससे मिलने वाला फायदा सिर्फ उस कंपनी के बैंक खाते में नहीं जाना चाहिए। उस लाभ का एक हिस्सा उन स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए जो असल में उस जंगल के रक्षक हैं। वाह, ये तो बहुत न्यायपूर्ण विचार है। बिल्कुल। और इसी लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए भारत में एक बहुत ही व्यवस्थित त्रिस्तरीय यानी 3 टियर संस्थागत ढांचा बनाया गया। अच्छा, तो चलिए इस 3 स्तरीय ढांचे को थोड़ा खोलकर समझते हैं। दस्तावेजों के अनुसार सबसे ऊपरी स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या एनबीए काम करता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये नीतियां बनाता है। फिर बीच के स्तर पर यानी राज्य स्तर पर एक राज्य जैव विविधता बोर्ड या एसबीबी होता है। सही। और सबसे आखिर में स्थानीय या ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां होती हैं, जिन्हें बीएमसी कहते हैं। तो इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये देश की प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की हूबहू नकल हो, जैसे केंद्र, राज्य और फिर पंचायत। एकदम, ये तुलना बिल्कुल सटीक है। लेकिन इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में बैठा एनबीए या राज्य स्तर का एसबीबी अपने आप में तब तक कोई बदलाव नहीं ला सकते जब तक कि ग्राम पंचायत स्तर की बीएमसी प्रभावी ढंग से काम ना करे। एक मिनट, ऐसा क्यों? मतलब नीतियां तो ऊपर बन रही है ना? हाँ, नीतियां ऊपर बनती हैं, लेकिन फिर ये पंचायत स्तर की समिति इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है? क्योंकि संसाधनों की चोरी कभी भी वातानुकूलित दफ्तरों में नहीं होती। हाँ, सही बात है। ये उन दूर दराज के जंगलों और गांवों में होती है जहां ये संसाधन मौजूद हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर बनी ये बीएमसी समितियां एक रजिस्टर तैयार करती हैं। अच्छा। जिसे पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर या पीबीआर कहा जाता है। इस रजिस्टर में उस इलाके के हर पेड़, पौधे और जीव की जानकारी दर्ज होती है। ओहो, मतलब एकदम जमीनी डेटा। बिल्कुल। और जब कोई बाहरी कंपनी वहां आकर उन संसाधनों को ले जाना चाहती है, तो ये बीएमसी ही पहली संस्था है जो उन्हें रोक सकती है, सवाल पूछ सकती है। वाह, मतलब बचाव का रास्ता हमेशा स्थानीय स्तर से होकर ही गुजरता है। ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था है। हाँ, ये रक्षा की पहली पंक्ति है। अब जब हम जमीन पर इस तरह से संसाधनों का बचाव कर रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पर यह कैसे तय होता है कि किस जीव को ज्यादा सुरक्षा चाहिए? यहाँ अक्सर एक भ्रम देखने को मिलता है। लोग ये मानते हैं कि कोई भी जीव या तो पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर डायनासोर की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। प्रकृति में खतरे कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। उनके बीच बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं। अच्छा। हाँ, और इस बात को वैज्ञानिक रूप से समझने का काम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है, जिसे हम IUCN कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बिल्कुल। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। 1948, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो IUCN किसी जीव को सिर्फ बचा हुआ या खत्म नहीं कहता, वो एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट। इस लिस्ट में जीवों पर मंडरा रहे खतरे की गंभीरता के आधार पर उन्हें 7 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। 7 श्रेणियां। और ये 7 श्रेणियां ही असल में इस पूरी व्यवस्था का थर्मामीटर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली श्रेणी है LC, यानी लीस्ट कंसर्न, मतलब कम चिंता वाले जीव जिनकी आबादी फिलहाल सुरक्षित है। इसके बाद खतरा थोड़ा बढ़ता है और आती है NT, यानी नियर थ्रेटेंड, जो भविष्य में संकट में आ सकते हैं। फिर तीसरी है VU, यानी वल्नरेबल। हाँ, वल्नरेबल का अर्थ है कि जीव संवेदनशील है और उस पर अब एक वास्तविक जोखिम मंडराने लगा है। और यहाँ से आगे खतरे का अलार्म बहुत तेज बजने लगता है। चौथी श्रेणी आती है EN, यानी इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब लुप्तप्राय? हाँ, जंगल में उसके विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम है। और इसके बाद 5वीं श्रेणी आती है CR, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसे हम घोर संकटग्रस्त कहते हैं। अच्छा। जब कोई जीव CR में पहुंचता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो प्रजाति एक बहुत ही पतले धागे से लटकी है। अगर तुरंत बचाव नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहीं पर मुझे 1 मिनट रुककर एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। 5वीं श्रेणी CR तक तो बात समझ में आती है,
लेकिन छठी और सातवीं श्रेणी को लेकर मुझे एक तकनीकी उलझन है। कैसी उलझन? देखिए, छठी श्रेणी है EW यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और सातवीं है EX यानी एक्सटिंक्ट। तो मेरा सवाल यह है कि अगर कोई जीव EW श्रेणी में है, मतलब वो अपने प्राकृतिक आवास या जंगल में तो विलुप्त हो ही चुका है, तो क्या उसे व्यवहारिक रूप से विलुप्त ही नहीं मान लेना चाहिए? प्रकृति में तो अब उसका कोई रोल नहीं है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो कैसे? जब कोई जीव EW यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड श्रेणी में रखा जाता है तो उसका अर्थ है कि वो अपने मूल जंगल में नहीं है, लेकिन वो अभी भी पृथ्वी पर सांस ले रहा है। अच्छा, मतलब चिड़ियाघर वगैरह में? बिल्कुल, इंसानों की देखरेख में चिड़ियाघरों में या विशेष केंद्रों में वो जीवित है। उसका DNA अभी भी मौजूद है और उसे वापस जंगल में छोड़ने की एक उम्मीद बाकी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब किसी जीव को EX यानी एक्सटिंक्ट घोषित किया जाता है तो उसका अर्थ है कि पृथ्वी के किसी भी कोने में उस प्रजाति का एक भी जीव नहीं बचा है। उम्मीद का वो आखिरी दरवाजा बंद हो चुका है। ये अंतर वाकई बहुत गहरा है। EW का मतलब है कि इंसान ने अपनी गलती सुधारने के लिए उसे एक कृत्रिम घर दे दिया है, और EX का मतलब है कि सब खत्म। सही कहा। और इन्हीं जीवों को EX तक पहुंचने से रोकने के लिए उनके शिकार को रोकना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और समझौते का जिक्र आता है, साइट्स या CITES। साइट्स। 1973 में हुआ ये समझौता विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो IUCN वो डॉक्टर है जो जांच कर बताता है कि हालत कितनी खराब है। हाँ। और साइट्स वो पुलिस है जो ये सुनिश्चित करती है कि उस जीव को बाजार में बेचा ना जाए। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। IUCN जानकारी देता है और साइट्स उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तो ये तो बात हुई प्रजातियों को बचाने की, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और ये सोचें कि इन जीवों, जंगलों और पर्यावरण को एक आपस में जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने की शुरुआत ही कब हुई? इसके लिए हमें विज्ञान के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी में थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले 1866 का वर्ष आता है। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। 1866, अर्नेस्ट हैकेल, इकोलॉजी। हाँ, उन्होंने इसके लिए ग्रीक भाषा के 2 शब्दों को जोड़ा, ओइकोस जिसका अर्थ है घर या आवास, और लॉगस जिसका अर्थ है अध्ययन। ओइकोस यानी घर। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब हैकेल ने ये महसूस किया कि कोई भी जानवर प्रयोगशाला के किसी खाली डिब्बे में नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। उसका अपना एक घर होता है जहां मिट्टी, पानी, हवा सब उसके पड़ोसी हैं और सबका एक दूसरे पर असर पड़ता है। एकदम सही। और इसके लगभग 70 साल बाद 1935 में A.G. टांसले ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द गढ़ा। 1935 में A.G. टांसले, इकोसिस्टम। हाँ, और टांसले की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इसे एक कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट माना। कार्यात्मक इकाई, इसे थोड़ा और खोलते हैं। टांसले का मतलब ये था कि जंगल सिर्फ पेड़ों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक चलती हुई मशीन की तरह है। हाँ। जहां जीवित और अजीवित चीजें एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रही हैं। अगर इस मशीन का एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो पूरी मशीन के काम करने का तरीका बदल जाएगा। सही कहा। ये एक बहुत ही गतिशील व्यवस्था है। इसके बाद अगर हम विविधता की बात करें तो 1985 में वॉल्टर जी रोजन का नाम आता है। अच्छा। जिन्होंने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये 1986 के आसपास पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। और इसी विविधता को बचाने के लिए 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा पेश की, हॉटस्पॉट। हाँ, हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां बस बहुत सारे जानवर हों, लेकिन मेरे नोट्स बताते हैं कि इसकी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। बहुत सख्त। हॉटस्पॉट सिर्फ एक हरा भरा जंगल नहीं है। मेयर्स ने इसके लिए 2 विशिष्ट शर्तें रखी। वो क्या है? पहली शर्त है एंडेमिज्म का उच्च स्तर। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे या जीव होने चाहिए जो दुनिया में और कहीं ना पाए जाते हों, सिर्फ वहीं के मूल निवासी हों। बिल्कुल। और दूसरी शर्त खतरे से जुड़ी है
किसी जगह को हॉटस्पॉट तभी माना जाएगा जब उसके मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा इंसानी गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो। 70% नष्ट हो चुका हो। ये तो वाकई डरावनी शर्त है। हाँ, मतलब हॉटस्पॉट वो जगह है जो बहुत खास है लेकिन साथ ही बहुत गहरे संकट में भी है। एकदम सही। और भारत के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में कुल 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं। 4 हॉटस्पॉट। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। अब जब हमने इन शब्दों और मशीन जैसी संरचनाओं को समझ लिया है तो ये जानना भी जरूरी है कि इस मशीन को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कैसे काम करती है। ऊर्जा के प्रवाह के नियम तो इस विज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, देखिए 1942 में रेमंड लिंडमैन ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत दिया जिसे 10% ऊर्जा नियम कहा जाता है। 1942 में लिंडमैन का 10% नियम। इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां हर लेन देन पर 90% का भारी टैक्स लगता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब अगर एक पौधे ने सूरज की रोशनी से 100 यूनिट ऊर्जा बनाई तो उस पौधे को खाने वाले हिरण को सिर्फ 10 यूनिट ऊर्जा मिलेगी। बाकी 90% ऊर्जा उस पौधे की अपनी प्रक्रिया और ऊष्मा में खो जाएगी। बिल्कुल। और जब कोई शेर उस हिरण को खाएगा तो शेर को उस 10 यूनिट का भी सिर्फ 10% मिलेगा, यानी केवल 1 यूनिट ऊर्जा। ये 90% टैक्स वाला उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है और यही भारी नुकसान ये बताता है कि क्यों किसी जंगल में लाखों पौधे होते हैं, हजारों हिरन होते हैं, लेकिन शेर सिर्फ चंद ही होते हैं। ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि बड़ी आबादी का पेट नहीं भर सकती। इसी नियम के आधार पे 1972 में चार्ल्स एल्टन ने एल्टेनियन पिरामिड की अवधारणा दी। 1972 चार्ल्स एल्टन का ऊर्जा पिरामिड। अब मेरे स्रोत बताते हैं कि एल्टन के अनुसार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। हाँ, बिल्कुल सीधा। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या प्रकृति में कोई ऐसा अपवाद नहीं है जहाँ ये पिरामिड उल्टा बन जाए? मतलब क्या ऊर्जा कभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकती? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन इसका जवाब भौतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के कठोर नियमों में छिपा है। अच्छा। देखिए, संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जैसे एक बड़े पेड़ पर कई सारे पक्षी रह सकते हैं और उन पर हजारों परजीवी, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उत्पादक यानी पेड़ पौधों से शुरू होकर उपभोक्ता की तरफ ही जाएगा। मतलब एक शेर सूरज की रोशनी से खाना नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। और घास शेर को खाकर ऊर्जा नहीं ले सकती। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हर हाल में एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, कोई अपवाद नहीं? कोई अपवाद नहीं। अब बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई। अब इस वैज्ञानिक चर्चा से बाहर निकलकर हम परीक्षाओं के लिए सबसे संभावित प्रश्नों की बात करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस। ये इतिहास के सम्मेलनों से सीधे जुड़े हुए हैं। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन कॉप का 2026 का आयोजन अजरबैजान में होने वाला है, जिसका फोकस क्लाइमेट एक्शन पर रहेगा। तो 1972 के स्टॉकहोम से शुरू हुआ सफर 2026 के अजरबैजान तक बिना रुके चल रहा है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हुए एक रैपिड रिवीजन करते हैं, सिर्फ 30 सेकंड में। बिल्कुल, चलिए दोहराते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA का मुख्यालय है चेन्नई में और IUCN का मुख्यालय स्थित है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? रेमंड लिंडमैन ने 1942 में। भारत में मौजूद हॉटस्पॉट्स की कुल संख्या कितनी है? 4 हैं। और 5 जून का पर्यावरण दिवस किससे जुड़ा है? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से। और अंत में 2026 के क्लाइमेट एक्शन कॉप का होस्ट कौन होगा? अजरबैजान। बहुत ही शानदार पुनरावृत्ति।